नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज की खबर में। आपके साथ मैं हूं दीक्षा कोहली। अगले आधे घंटे में देश दुनिया की बड़ी खबरों पर होगी नजर। बताएंगे आपको पूर्वोत्तर को विकास की कौन सी मिली नई सौगात। साथ ही जानेंगे विदेश मंत्री की बांग्लादेश यात्रा किन मामलों में है खास। ये भी जानेंगे कि आखिर क्यों कुछ राज्यों में बिजली का संकट गहराया। तो चलिए करते हैं शुरुआत आज की खबर की और सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। समूचे पूर्वोत्तर से अफवाह हटाने के लिए किए जा रहे हैं प्रयास। असम के कार्बी आंगलोंग जिले में विकास रैली में प्रधानमंत्री का संबोधन। कहा, बीते 8 साल में नॉर्थ ईस्ट में हिंसा की घटना में 75% की आई कमी। यूक्रेन युद्ध ने बताया रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के महत्व। नौसेना के कमांडरों के सम्मेलन में रक्षा मंत्री का संबोधन। राष्ट्रीय सुरक्षा की चुनौतियों से निपटने के लिए तीनों सेनाओं के बीच तालमेल पर जोर। वित्त मामलों की संसदीय समिति गूगल, फेसबुक, ट्विटर, अमेजॉन जैसी टेक कंपनियों के प्रतिनिधियों को करेंगे तलब। व्यापारिक प्रतिस्पर्धी गतिविधियों पर होगी पूछताछ। मामले की जांच कर रही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के प्रेजेंटेशन के बाद समिति का फैसला। 5 राज्यों के लिए भीषण गर्मी की चेतावनी जारी। देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री के पार पारा। कई राज्यों में गहराया बिजली संकट। कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने पर्याप्त कोयला उपलब्ध होने का किया दावा। और यूक्रेन पहुंचे संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतारेस ने कीव के बाहरी इलाकों का किया दौरा। रूस के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से करेंगे बातचीत। रूस ने पूर्वी हिस्से में हमले के बढ़ाए। मारिउपोल में इस्पात संयंत्र में लगी आग तेज। और हेडलाइंस के बाद अब एक नजर उन खबरों पर जो आज सुर्खियों में रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज भारत और जापान के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना के 70 वर्ष पूरे होने पर खुशी जताई है। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि दोनों देशों के बीच सामरिक, आर्थिक और जनसंपर्क सहित हर क्षेत्र में संबंध मजबूत हुए हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि फूमियो किशिदा की हाल की भारत यात्रा ने दुनिया में विशेष रूप से सामरिक और वैश्विक साझेदारी को मजबूत करने की कार्य योजना तैयार की है। पिछले 8 साल में पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद की घटनाओं में 80% की कमी आई है, जबकि सुरक्षा बलों के हताहत कर्मियों की संख्या में 75% और नागरिकों की मृत्यु में 99% की कमी आई है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार 2014 के बाद से पूर्वोत्तर राज्यों में सुरक्षा की स्थिति में काफी सुधार हुआ है। वित्त मंत्रालय ने जानकारी दी है कि राज्यों को वित्त वर्ष 2020-21 के लिए वस्तु और सेवा कर क्षतिपूर्ति के तौर पर 2,78,000 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। उस वर्ष के लिए कुछ भी बकाया नहीं है। वित्त वर्ष 2021-22 के 10 महीनों में से 8 का जीएसटी मुआवजा राज्यों को पहले ही जारी किया जा चुका है। गयाना के विदेश मंत्री हुआंग हिल्टन टांग ने विदेश मंत्री एस जयशंकर से मुलाकात की। इस दौरान दोनों नेताओं ने आपसी संबंधों को और बेहतर बनाने पर जोर दिया है। विदेश मंत्री एस जयशंकर बांग्लादेश की आधिकारिक यात्रा पर हैं। इस दौरान वो प्रधानमंत्री शेख हसीना से मुलाकात करेंगे और अपने बांग्लादेशी समकक्ष के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे। इस आधिकारिक यात्रा का उद्देश्य प्रधानमंत्री हसीना की भारत की यात्रा के लिए आधार तैयार करना है। जम्मू कश्मीर के पुलवामा जिले में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। खुफिया सूचना मिलने पर पुलवामा में घेराबंदी करके तलाश अभियान चलाया गया। उसी दौरान वहां छिपे आतंकवादियों ने जवानों पर गोलियां चलाई, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने भी जवाबी कार्रवाई की। दिल्ली विश्वविद्यालय में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के नामांकन में गिरावट की समीक्षा के लिए कुलपति योगेश सिंह ने एक 8 सदस्यीय समिति का गठन किया है। समिति की अध्यक्षता छात्र कल्याण विभाग के डीन पंकज अरोड़ा करेंगे। छात्र कल्याण संयुक्त डीन गुरप्रीत सिंह को समिति का सदस्य सचिव बनाया गया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि एनटीएजीआई समिति की सिफारिश के आधार पर 5 से 12 साल के बच्चों को कोविड रोधी टीका लगाने पर फैसला किया जाएगा। शुक्रवार को टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी परामर्श समूह की बैठक होगी। इस बीच देश में 46 दिन के बाद 3000 से अधिक दैनिक मामले सामने आए हैं। पिछले 24 घंटों में 3303 नए मामले सामने आए हैं। चीन की राजधानी में कोरोना वायरस संक्रमण के प्रसार को रोकने के लिए कई शिक्षण संस्थानों ने फिलहाल पढ़ाई ऑनलाइन कक्षाओं के जरिए ही कराने का विकल्प चुना है। 2.1 करोड़ आबादी वाले बीजिंग शहर के प्रशासन ने महीने के पहले ही सप्ताह में 3 चरण में व्यापक स्तर पर कोविड की जांच करने के आदेश दिए थे।
अब तक कोरोना वायरस के संक्रमण से लगभग मुक्त रहा ताइवान कोविड महामारी फैलने के बाद अपने सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है। इस द्विपक्षीय देश में संक्रमण के करीब 11,000 नए मामले सामने आए हैं। इसके बजाय ताइवान सरकार ने लोगों से संक्रमित होने और मध्यम या गंभीर लक्षण नहीं होने पर घर पर ही आइसोलेशन में रहने की अपील की है। और अब खबरें विस्तार से। पिछले 8 सालों में स्थायी शांति और बेहतर कानून व्यवस्था के कारण सरकार ने पूर्वोत्तर के कई क्षेत्रों से सशस्त्र बल विशेषाधिकार अधिनियम हटा लिया है। असम में कार्बी आंगलोंग जिले में दीफू में शांति, एकता और विकास रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये बातें कही। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र पूर्वोत्तर राज्यों में शांति और विकास के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि केंद्र कार्बी आंगलोंग और असम के दूसरे क्षेत्रों के जनजातीय लोगों के कल्याण के लिए काम कर रहा है। प्रधानमंत्री ने असम मेघालय सीमा समझौते का भी स्वागत किया। उन्होंने कहा कि बातचीत के माध्यम से सीमा संबंधी मुद्दों के समाधान से पूर्वोत्तर के दूसरे राज्यों में सीमा विवाद हल करने में मदद मिलेगी। 3 दशक से ये लागू था। स्थितियों में सुधार न होने के कारण पहले की सरकारें इसको बार बार आगे बढ़ाती रही, लेकिन बीते वर्षों में हालात को ऐसे संभाला गया कि आज असम के 23 जिलों से आपसा हटा दिया गया है। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने 5 अरब रुपए से अधिक की लागत से शिक्षा क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। इसमें दीफू में पशु चिकित्सा महाविद्यालय, पश्चिमी कार्बी आंगलोंग जिले में डिग्री कॉलेज और जिले के कोलोंग में कृषि महाविद्यालय शामिल हैं। प्रधानमंत्री ने असम में 2,950 से अधिक अमृत सरोवर परियोजनाओं की आधारशिला भी रखी। ये सरोवर करीब 1,150 करोड़ रुपए की लागत से विकसित किए जा रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री ने डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज गए और डिब्रूगढ़ कैंसर अस्पताल और 6 दूसरे कैंसर चिकित्सा अस्पताल देश को समर्पित किए। उन्होंने वहां से वर्चुअली राज्य में 7 और कैंसर अस्पतालों की आधारशिला भी रखी। इस केंद्र का निर्माण राज्य सरकार और टाटा ट्रस्ट के संयुक्त उपक्रम असम कैंसर केयर फाउंडेशन ने किया है। डिब्रूगढ़ का ये केंद्र ACCF द्वारा विकसित किए जा रहे 17 चिकित्सा केंद्रों में शामिल है। प्रधानमंत्री ने असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में स्थित केंद्र में सुविधाओं और उपकरणों का निरीक्षण किया। और इस पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं हमारे वरिष्ठ संवाददाता अखिलेश सुमन। अखिलेश, पूर्वोत्तर का विकास सरकार की मुख्य प्राथमिकताओं में से एक है। ऐसे में पीएम ने अपने हाल ही के दौरे के दौरान कई घोषणाएं भी की हैं। ऐसे में उन्होंने अपनी बात रखते हुए स्वास्थ्य पर अपनी चिंता भी व्यक्त की है। क्या कहेंगे आप? देखिए, निश्चित तौर पे देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि असम पूर्वोत्तर का सबसे बड़ा राज्य है और असम ऐसा राज्य है जिसकी सीमाएं तकरीबन पूर्वोत्तर के सभी राज्यों से मिलती है। इसके अलावा बांग्लादेश और भूटान से भी इसकी सीमा मिलती है। तो ऐसे में कैंसर हॉस्पिटल का खोला जाना न सिर्फ पूर्वोत्तर के सभी राज्यों को मदद करेगा, बल्कि बांग्लादेश और भूटान से भी लोग आ पाएंगे और यहाँ तक कि म्यांमार के लोग भी असम के उन चिकित्सा केंद्रों पर आके कैंसर का इलाज करा सकते हैं। और टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल जो माना जाता है कि देश का सबसे जो क्रेडिबल कैंसर के इलाज का ऑर्गेनाइजेशन है, बॉम्बे में स्थित है, उसके केंद्र कलकत्ता में खुले थे, इधर पूर्वोत्तर में नहीं खुल पाए थे। तो अगर पूर्वोत्तर में इतनी बड़ी संख्या में कैंसर चिकित्सा के केंद्र खोले गए हैं तो निश्चित तौर पे एक बहुत बड़ा कदम है। और जिस तरीके से असम के लोग कई ऐतिहासिक कारणों से और यहाँ तक कि पूर्वोत्तर के तकरीबन सभी राज्य कई ऐतिहासिक आंतरिक और अंतर्राष्ट्रीय कारणों की वजह से मुख्य धारा से अलग थलग पड़े दिखते थे। शांति और विकास एक ऐसी कुंजी है जिसके माध्यम से उन लोगों को मुख्य धारा में लाया जा रहा है। जो एक ऐसा कानून था जिसको माना जाता था कि पूर्वोत्तर के कोई भी नागरिक उसे पसंद नहीं करता, उस कानून को खत्म किया जा रहा है और लोगों को एक ऐसा आश्वासन दिया जा रहा है कि दिल्ली आपसे दूर नहीं है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये जो घोषणाएं की है और यह जो यात्रा है बहुत ही महत्वपूर्ण है। और एक और कह सकते हैं कि इसका राजनीतिक एक यह भी है कि जो वहां के मुख्य
मुख्यमंत्री है, उनका कार्यकाल भी, एक हेमंत बिस्वा शर्मा का कार्यकाल भी 1 साल पूरा हो रहा है 10 मई को। तो एक तरह से उनके प्रति भी एक विश्वास असम की जनता ने जो जताया था, वो उस विश्वास के प्रति भी एक समर्थन देने, उनको सहयोग करने का आश्वासन देने के लिए प्रधानमंत्री की यह यात्रा जो है पूरे उत्तर पूर्व के लिए, भारत के राजनयिक दृष्टिकोण से और पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। जी, यानी कई मायनों में खास है ये यात्रा, और अब पूर्वोत्तर का जो विकास है वो बहुत जल्द संभव हो पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद इस तमाम जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रूस और यूक्रेन के बीच जारी संघर्ष में एक बार फिर आत्मनिर्भरता के महत्व को उजागर किया है। उन्होंने कहा है कि सरकार की आत्मनिर्भर भारत पहल में अग्रणीय भारतीय नौसेना को ये प्रयास जारी रखना चाहिए। राजनाथ सिंह ने कहा कि देश को समुद्री व्यापार, सुरक्षा और राष्ट्रीय समृद्धि सुनिश्चित करने वाला बने रहना चाहिए। रक्षा मंत्री ने दिल्ली में नौसेना कमांडरों के सम्मेलन के समापन सत्र को संबोधित करते हुए ये बात कही और भारत की समुद्री विशेषता और इसकी महत्वपूर्ण भू रणनीतिक स्थिति की इसके विकास में बड़ी भूमिका रही है, उन्होंने अपनी बात में कहा। उन्होंने इस बात पर खुशी जताई कि व्यवस्था में शामिल 41 पोतों और पनडुब्बियों में से 39 का निर्माण भारतीय शिपयार्ड में किया गया है। उन्होंने समुद्री सुरक्षा और देश के समुद्री हितों के समर्पण और पेशेवर तरीके से अपने कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए समुद्री योद्धाओं की सराहना की। मौजूदा भू राजनीतिक हालात में भारतीय वायुसेना को कम समय में तीव्र और छोटी अवधि के संचालन के लिए तैयार रहना पड़ता है। वायुसेना प्रमुख वीआर चौधरी ने एक समारोह में ये तमाम बातें कही। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि बल को छोटी अवधि के युद्धों और पूर्वी लद्दाख जैसे लंबे समय तक चलने वाले गतिरोध से निपटने के लिए तैयार रहने की आवश्यकता होती है। उन्होंने कहा कि भारतीय वायुसेना के हाल के अनुभव और भू राजनीतिक परिदृश्य हमें हर वक्त अभियानगत और साजो सामान की दृष्टि से तैयार रहने की जरूरत पर जोर देते हैं। एयर चीफ मार्शल ने कहा कि ऐसे परिदृश्य में साजो सामान की मदद करना चुनौतीपूर्ण काम होगा। The current geopolitical situation necessitates Indian efforts to prepare for intense and small duration operations at a short notice. This new paradigm of high intensity operations coupled with minimal build up time would require major changes in terms of op logistics. वहीं भीषण गर्मी और कोयले की किल्लत के चलते देश के कई राज्यों में बिजली संकट गहरा गया है। देश में मार्च में रिकॉर्ड गर्मी के बाद अप्रैल में भी अत्यधिक गर्मी जारी रही। ऐसे में बिजली की मांग अब तक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। इस बीच केंद्रीय कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि देश में कोयले की कोई कमी नहीं है। केंद्र सरकार स्थिति की निगरानी कर रही है। उन्होंने कहा कि सरकार हालात पर नजर बनाए हुए है। केंद्रीय कोयला मंत्री ने कहा कि घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं इतना ही कहना चाहता हूं, कोई घबराने का जरूरत नहीं, कोई पैनिक होने का जरूरत नहीं। जहां तक स्टॉक का सवाल है, 25 अप्रैल को 2 दिन पहले का सिचुएशन जो हमारे पास आंकड़ा है, वो थर्मल पावर प्लांट में 21.55 मिलियन टन का स्टॉक अवेलेबल है। डे टू डे बेसिस हम कोल बेचते रहते हैं, इसीलिए हमारे पास जो डे टू डे बेचने के लिए हमारे पास 72.5 मिलियन टन हमारे पास स्टॉक है। वहीं वित्त मामलों की संसदीय समिति ने व्यापारिक प्रतिस्पर्धा विरोधी व्यवहार की जांच के लिए कई बड़ी टेक कंपनियों को तलब करने का फैसला किया है। समिति ने कहा है कि इस मुद्दे पर अगली बैठक में सभी बड़ी प्रौद्योगिकी कंपनियों को उनकी राय जानने के लिए बुलाया जाएगा। इसमें गूगल, अमेजॉन, फेसबुक, ट्विटर और दूसरी कंपनियों के प्रतिनिधियों को बुलाया जाएगा। इस मुद्दे पर समिति की अगली बैठक मई महीने में होगी। मामले की जांच कर रही भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग की ओर से प्रेजेंटेशन के बाद वित्त संबंधी संसदीय स्थायी समिति के सदस्यों ने इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। कॉर्पोरेट मामले के मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। सीसीआई ने बताया कि वे बड़ी टेक कंपनियों की प्रतिस्पर्धा विरोधी प्रथाओं से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए एक डिजिटल मार्केट्स एंड डाटा यूनिट स्थापित कर रहा है और सीसीआई अधिनियम में संशोधन के लिए विधेयक को लाने की तैयारी में है। खबरों का ये बुलेटिन आज की खबर। इसे आप टेलीविजन के अलावा संसद टीवी के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी देख सकते हैं। ये बुलेटिन संसद टीवी के यूट्यूब और फेसबुक पर भी उपलब्ध है। साथ ही संसद टीवी, कू, ट्विटर और इंस्टाग्राम जैसे सोशल प्लेटफॉर्म्स पर भी उपलब्ध है।
आप सनसेट टीवी के आईडी को फॉलो कर सकते हैं और उस पर अपने सुझाव भी दे सकते हैं। फिलहाल समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद समाचार राज्यवार, साथ ही नजर डालेंगे अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर भी। आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। Itihasa is about our legacy. Itihasa is about our Sanskriti, and that Itihasa is also exemplified in our monuments. हम जानेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स अथॉरिटी के बारे में, जानेंगे नेशनल मॉन्यूमेंट्स के बारे में। प्रत्येक स्मारक भारत की स्मृति पुस्तिका है। Every monument is a memory book of the nation, people and society etched in the stones. इसलिए उसकी रक्षा करना उतना ही जरूरी है जितना हमें अपनी सरहद की रक्षा करना है। सरहद की रक्षा करके भारत के शरीर की रक्षा होती है, मॉन्यूमेंट्स की रक्षा करके भारत के मन की रक्षा होती है। डॉक्टर विवेक देबरॉय के साथ इतिहास में इस बार देखिए राष्ट्रीय महत्व के स्मारक, आज रात 9:30 बजे सिर्फ सनसेट टीवी पर। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। आज की खबर में बढ़ते हैं आगे और बात करते हैं राज्यों से जुड़ी हुई खबरों की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज गोरखपुर में एक निजी एमआरआई केंद्र का उद्घाटन किया। इस मौके पर उन्होंने उम्मीद जताई कि ये नया केंद्र पूर्वी उत्तर प्रदेश के नागरिकों को बेहतरीन जांच की सुविधा उपलब्ध कराएगा और स्वास्थ्य क्षेत्र में गुणवत्ता को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने आज दिल्ली में मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सहित राज्य इकाई के वरिष्ठ नेताओं के साथ बैठक की। बैठक का उद्देश्य अगले साल होने वाले मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के संबंध में भाजपा की तैयारियों का जायजा लेना था। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज चंपावत के बनबसा से टनकपुर तक रोड शो किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि इस क्षेत्र में कैलाश गहतोड़ी के तमाम विकास कार्य तेजी से आगे बढ़ेंगे। मुख्यमंत्री को चंपावत सीट से उपचुनाव लड़ना है, ऐसे में वो यहां पूरी ताकत लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के विधायक डॉक्टर गोविंद सिंह पार्टी विधायक दल के नेता बनाए गए हैं। राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पद से इस्तीफा देने के बाद उन्हें ये जिम्मेदारी दी गई है। कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी ने उनका इस्तीफा स्वीकार कर लिया है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय की ओर से गिरफ्तार महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने स्वास्थ्य आधार पर अंतरिम जमानत का अनुरोध किया है। उन्होंने विशेष पीएमएलए कोर्ट से अपनी बीमारी का हवाला देकर जमानत की अपील की है। बंबई हाईकोर्ट ने बीजेपी नेता किरीट सोमैया और उनके बेटे को गिरफ्तारी से मिली राहत की समय सीमा 14 जून तक के लिए बढ़ा दी है। उन पर विमान वाहक पोत विक्रांत का कायाकल्प करने के लिए जुटाए गए कोष का गबन का आरोप है। गोवा सरकार ने कोविड-19 से निपटने के लिए लोगों से सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनने को कहा है। राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा निर्देश में कहा गया है कि राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए इसे जरूरी बताया है। दिल्ली प्रदूषण नियंत्रण समिति ने भलसुआ कूड़ा स्थल पर आग लगने के मामले में उत्तर दिल्ली नगर निगम पर 50 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। उत्तर दिल्ली नगर निगम पर आग को रोकने के लिए उचित कदम नहीं उठाने और लापरवाही बरतने के चलते कार्रवाई हुई है। मंगलवार को भरसुआ के कचरे के पहाड़ में आग लग गई थी। दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी हिंसा मामले में आरोपी फरीद को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार किया है। जहांगीरपुरी में 16 अप्रैल को हुई हिंसा के मामले में अब तक 25 से ज्यादा लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। जम्मू कश्मीर के राजौरी और पुंछ को शोपियां जिले से जोड़ने वाली मुगल रोड 27 अप्रैल को फिर से खोल दी गई है। सड़क भारी हिमपात के कारण 4 महीने से अधिक समय तक बंद रही है।
और अब खबर मौसम से जुड़ी हुई। अगले 5 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम और मध्य भारत में और अगले 3 दिनों के दौरान पूर्वी भारत में हीट वेव की स्थिति बनी रहेगी। मौसम विभाग के मुताबिक पूर्वोत्तर भारत में बारिश, गरज के साथ बिजली और तेज हवाएं चलने की संभावना है। कल देश के कुछ हिस्सों में 45 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान दर्ज किया गया। इसे देखते हुए मौसम विज्ञान विभाग ने राजस्थान, दिल्ली, हरियाणा, यूपी और ओडिशा में ऑरेंज अलर्ट की घोषणा की है और मई के पहले सप्ताह के दौरान पश्चिमी विक्षोभ बढ़ने और बारिश की संभावना जताई है। इंटायर मार्च भी देखें तो बहुत सारे ऐसे दिन रहे जिसमें जो तापमान थे वो 6 से लेकर 8 डिग्री तक ज़्यादा रिकॉर्ड किए गए। और जो इस बार अगर पिछले 10 सालों से कंपेयर करें तो इस साल जो मार्च का महीना था वो वार्म रहा। कई जगह जो टेम्परेचर जो है वो थोड़े रिकॉर्ड भी हुए, जैसे कि पटियाला में था। पटियाला में पिछले 70 सालों में जो इस बार मार्च के महीने में सबसे ज़्यादा जो तापमान वो रिकॉर्ड किया गया था। और अब खबरें अंतर्राष्ट्रीय जगत से। सबसे पहले बात करते हैं श्रीलंका की। श्रीलंका में राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे और प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे के इस्तीफे की मांग को लेकर करीब 1000 व्यापार यूनियन ने हड़ताल पर पहुंचकर यह निर्णय लिया है कि वो हड़ताल करेंगे। देश में अभूतपूर्व आर्थिक संकट से निपटने में नाकाम रहने के कारण उनके इस्तीफे की मांग की जा रही है। 1948 में ब्रिटेन से आजादी के बाद से श्रीलंका पहली बार इस तरह की अप्रत्याशित आर्थिक उथल पुथल का शिकार हो रहा है। इस संकट का आंशिक कारण विदेशी मुद्रा की कमी है, जिसका मतलब है कि श्रीलंका जरूरी खाद्य पदार्थों और ईंधन के आयात का भुगतान करने में समर्थ नहीं है। इसके कारण जरूरी चीजों की कमी होने समेत अधिकतर वस्तुओं के दाम भी बढ़े हैं। बैंक कर्मचारी यूनियन ने कहा है कि हड़ताल के कारण सभी बैंक बंद रहे और सार्वजनिक यातायात बहुत कम चला है। वहीं संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने यूक्रेन की राजधानी कीव के उन बाहरी इलाकों का दौरा किया जिन्हें रूस के हमले से नुकसान पहुंचा है। एंटोनियो गुतेरेस ने पत्रकारों से बातचीत में रूस से अंतर्राष्ट्रीय अपराध अदालत के साथ सहयोग करने का अनुरोध किया। उन्होंने ये भी कहा कि किसी भी युद्ध में नागरिक सबसे ज्यादा कीमत चुकाते हैं। गुतेरेस ने कहा कि 21वीं सदी में युद्ध बेतुका है। जब हम युद्ध अपराधों के बारे में बात करते हैं तो हम ये नहीं भूल सकते हैं कि सबसे बुरा अपराध तो युद्ध ही है। But when we talk about war crimes, we cannot forget that the worst of crimes is war itself. अब नजर डालते हैं खेल समाचार पर। स्टार भारतीय शटलर पीवी सिंधु ने फिलीपींस के मनीला में खेली जा रही बैडमिंटन एशिया चैंपियनशिप के क्वार्टर फाइनल में पहुंचकर एक शानदार जीत दर्ज की है। महिला एकल मुकाबले में उन्होंने सिंगापुर की यू यान हुई पर सीधे गेम में जीत दर्ज की। उन्होंने 21-16 से जीत हासिल की। सिंधु अपने अगले मैच में चीन की तीसरी वरीयता प्राप्त ही बी जियो से भिड़ेंगी, जिन्हें उन्होंने टोक्यो ओलंपिक्स में कांस्य पदक मुकाबले में हराया था। स्पेसएक्स का ड्रैगन कैप्सूल एक्सियम 1 सकुशल धरती पर लौट आया है। यान अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के साथ डॉक होने के बाद पृथ्वी पर लौटा है। चलते चलते आपको छोड़ जाते हैं इसकी तस्वीरों के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहिए सनसेट टीवी के साथ। नमस्कार।